हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन आई एम मनदीप पाटीदार। आज जो हमारा कंटिन्यू टॉपिक चल रहा है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में हम थर्ड टॉपिक की बात कर रहे हैं। आपके ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल्स में ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किस तरह से होता है, आउट पेशेंट सर्विस क्या क्या है, आउट पेशेंट में डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करेंगे। अब एक्चुअल में यहाँ पर बात आ जाएगी, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि आउट पेशेंट सर्विस और इन पेशेंट सर्विस। आउट पेशेंट और इन पेशेंट सर्विस की जो हम बात कर रहे हैं ये केवल हम फार्मेसी से रिलेटेड सर्विस की बात करेंगे। नहीं तो क्या होता है एक्चुअल में हम जब लिखने जाते हैं क्वेश्चन या हम पढ़ने जाते हैं तो हमारे दिमाग में ये आता है कि आउट पेशेंट सर्विस है। आउट पेशेंट सर्विस तो हॉस्पिटल का क्या आउट पेशेंट सर्विस दे रहा है, नहीं। हम क्या पढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। तो हमारा जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड हमको पता होना चाहिए कि हम किस मैटर में बात करेंगे, हम किस बारे में बात कर रहे हैं। पहला तो हमारा जो टॉपिक का हेडिंग है वो है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल, मतलब टोटल ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किस तरह से होता है, कैसे ड्रग आता है वो भी हम समझ लेंगे, क्योंकि ड्रग आएगा तो ही तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। ठीक है, आउट पेशेंट सर्विस क्या होती है, जो आपका ओपीडी वाला पेशेंट है उसकी सर्विस कैसे देंगे, और इन पेशेंट जो पेशेंट एडमिटेड है उसको किस तरह से फार्मेसी सर्विस देती है। टाइप ऑफ सर्विसेज, डिटेल डिस्कशन ऑफ यूनिट डोज सिस्टम क्या होता है, फ्लोर वार्ड स्टॉक सिस्टम क्या होता है, ये सब हम पढ़ेंगे और इनमें क्वेश्चन मेन एग्जाम में पूछा जाता है। तो बात करते हैं हम ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की। तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल्स या हॉस्पिटल फार्मेसी, इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस तरह से होता है। आपको लिखना पड़ेगा कि वन ऑफ द बेसिक सर्विस प्रोवाइड बाय हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट इज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। एक बेसिक सर्विस में से है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉल्स इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरी, 3 कैटेगरी में इसको डाला है, लेकिन और भी हो सकता है, लेकिन मेनली इसको 3 में डाला है। जैसा वार्ड कंट्रोल सिस्टम, एक वार्ड कंट्रोल सिस्टम हो गया, दूसरा फार्मेसी कंट्रोल्ड इम्प्रेस्ड बेस्ड सिस्टम, दूसरा हो गया फार्मेसी कंट्रोल पेशेंट इशू सिस्टम। ये 3 तरह के सिस्टम होते हैं। इन द फर्स्ट कैटेगरी इट मे बी वार्ड बास्केट सिस्टम विच अकर्स वेयर द वार्ड writes a order to pharmacy for all drugs it anticipates over a particular time period for 2 or 3 days. The pharmacy then assembles the order and sends to the wards without seeing the original inpatient medication order written by physician. अब यहाँ पर बात समझो, अब आपका क्या होगा, वार्ड बास्केट सिस्टम जिसमें होगा, तो एक वार्ड बास्केट सिस्टम है, इसमें एक फार्मेसी एक साइकिल बनाता है 2 से 3 दिन का या 2 दिन या 3 दिन में। तो वार्ड देखा है आपने, जो नर्सिंग रहती है जहाँ पे इन पेशेंट है, वहाँ पर क्या होगा, नर्सिंग स्टेशन से प्रिस्क्रिप्शन नहीं आएंगी, पर्ची आएंगी कि साहब मुझे डायनापार चाहिए 2 पत्ते, फिर 1 घंटे 2 घंटे बाद आएगा डायनापार इंजेक्शन चाहिए 2। तो इस तरह से, या फिर आप बोल सकते हो कि पैरासीटामोल टेबलेट चाहिए, क्रोसिन चाहिए 1 पत्ता, ऐसे ऐसे आता है। अब ये जैसे डिमांड आई ना, तो इस डिमांड को ये लोग इकट्ठा करते हैं। इस डिमांड को इकट्ठा करके जनरली 2 या 3 दिन का जो साइकिल रहता है उसमें ये पहुंचा देते हैं। इसमें डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की इनको ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब वार्ड में जो मेडिसिन लग रही है वो एक नॉर्मल मेडिसिन, रूटीन मेडिसिन है, और उनके लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन ये नहीं मांगते हैं, क्योंकि ये आगे पढ़ेंगे हम कि वार्ड में ऐसा क्यों होता है। लेकिन ये समझो कि जो वार्ड है, जो नर्सिंग स्टेशन है, वहाँ से आपके पास एक प्रिस्क्रिप्शन आते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में बहुत सारे, आप कलेक्ट करते हैं हर डाटा को, और उन सब डाटा को कलेक्ट करके 2 या 3 दिन में एक बास्केट बना के वहाँ पर भेज देते हैं। इसमें आपके पास ओरिजिनल प्रिस्क्रिप्शन नहीं रहेगा फिजिशियन का, जो डॉक्टर को जो पेशेंट को लिख के जाएगा। देखो कभी कभी क्या होता है, डॉक्टर राउंड पे आया, किसी पेशेंट का ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर राउंड पे आया, राउंड पे आने के बाद डॉक्टर ने उसको जिस दिन ऑपरेशन हुआ उसके बाद एक प्रिस्क्रिप्शन बना दिया, फिर बोला उसमें सब लिख दिया कि इसको ऐसा ऐसा होना है। अब जब वो रूटीन दूसरे दिन राउंड पे आता है, चेकअप पे आता है, तो पेशेंट उसको कंप्लेन करता है। सपोज करो कोई पेशेंट है जिसके ऑर्थोपेडिक सर्जरी हुई, उसके लेग की सर्जरी हुई, पैर फ्रैक्चर था, रॉड डाल दी, हो गया काम, डॉक्टर ने दवाई लिख दी, पेन किलर सब लिख दी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको कॉमन कोल्ड हो गया, उस समय खांसी आने लग गई। तो वो जब डॉक्टर उसके पास आएगा तो डॉक्टर बोलेगा कोई तकलीफ, तो डॉक्टर को बोलेगा सर मुझे खांसी आ रही। तो इस समय जो डॉक्टर लिखेगा दवाई खांसी की, तो वो उसके रूटीन सर्जरी वाले प्लान में नहीं है। जब रूटीन सर्जरी वाले प्लान में नहीं है तो जो खांसी की दवाई है, तो जो रूटीन खांसी जो ओटीसी ड्रग चलती है, पेन किलर और ये, तो ये इस तरह की जो दवाइयाँ हैं ये फिर आती है, तो इस तरह का बास्केट आता है। सच सिस्टम्स आर रेयरली सीन पब्लिक हॉस्पिटल्स विद फार्मेसी डिपार्टमेंट्स। कभी कभार पब्लिक हॉस्पिटल में
देखने को मिलता है। द सेकंड कैटेगरी ऑफ फार्मेसी कंट्रोल वार्ड बेस्ड इम्प्रेस सिस्टम इज कॉमनली यूज्ड इन सच सिस्टम इज डिफाइंड अ रेंज ऑफ ड्रग्स आर अवेलेबल इन ईच वार्ड एंड इज मैनेज्ड बाय फार्मेसी स्टाफ। ट्रेडिशनली सच सिस्टम्स हैव accounted for the distribution of 75 to 80% of inpatient drugs, the balance being supplied directly to the patient। अब यहाँ क्या होता है, जनरली क्या है तो 75 to 80% यही होता है। ट्रेडिशनली ये प्रिस्क्रिप्शन किसके पास चले गया, सीधा प्रिस्क्रिप्शन जाएगा फार्मेसी के पास, फार्मेसी वाला क्या करेगा, यहाँ पर दवाई ला के दे देगा। द थर्ड कैटेगरी ऑफ सिस्टम इज दैट बेस्ड ऑन द डायरेक्ट पेशेंट इशू। In this system, the drug are issued to the patient rather than the ward and can be classed as unit dose system. In the unit dose system is where each dose is delivered by pharmacy. अब इसमें क्या होगा, इसमें आपको वार्ड में कोई दवाई नहीं देगा, डायरेक्ट पेशेंट को दिया, पेशेंट को डॉक्टर ने बोला ये देना है, तो क्या हुआ, सुबह उसको सपोज करो एक एंटीबायोटिक देना है, एक पेन किलर देना है, एक गैस की एंटासिड देना है, ये 3 टेबलेट डॉक्टर ने लिखी, तो फार्मेसी वाला ये 3 टेबलेट उसको देगा और बोले खा ले, मतलब यूनिट डोज सिस्टम जा रहा है, एक डोज उसको जाएगा, अगला डोज फिर जब डॉक्टर लिखेगा तब जाएगा। ये बेसिक सिस्टम होते हैं ड्रग डिलीवरी सिस्टम। आपको किसमें, हॉस्पिटल में ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, हॉस्पिटल जो बात कर रहे हैं, ये 3 तरह के बेसिक सिस्टम होते हैं। अब ये सब सिस्टम कैसे होगा, सिस्टम डेवलप कब होगा, सबसे पहले रिसीव सिस्टम होगा। आप माल बुला रहे हो, उसकी रिसीविंग तो करोगे, ठीक है। ड्रग इन हॉस्पिटल फार्मेसी में बी ऑब्टेन फ्रॉम वन और मोर देन वन सोर्स एज डिस्क्राइब बिलो। क्या क्या है, एक या एक से अधिक सोर्स से हम सामान बुलाते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी में, या तो मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट बुला ले, जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जैसे अपने यहाँ सेम से अरविंदो क्या होता है, बहुत सारी कंपनियों से डायरेक्ट दवाइयाँ बुलाता है, डायरेक्ट फ्रॉम होलसेलर या फिर डायरेक्ट फ्रॉम होलसेलर से हम बुलाते हैं। कुछ हॉस्पिटल्स रहते हैं जो टेंडर बुलाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में टेंडर्स आते हैं ना कि भाई ये मेडिसिन हमको चाहिए, जो सस्ती देगा उससे हम सप्लाई करवाएंगे। फ्रॉम लोकल रिटेल फार्मेसी, जो बहुत रेयरली लगती है, मतलब 2 या 3 या 4 महीने में एक बार लगती है, 5 महीने में एक बार लगती है, तो टोटल तुरंत बुला ली रिटेल फार्मेसी से, स्टॉक करके नहीं रखना है। थ्रू एजेंट्स, जो एजेंट्स रहते हैं उनके थ्रू, जैसे एमआरस मान लो, एजेंट्स मान लो, ये लोग जाते हैं तो इनको ऑर्डर दे दिया, ये लोग ला के दे देंगे। थ्रू अ हॉस्पिटल परचेस सेंटर और कॉरपोरेशन। अब हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे कि वहाँ पर सेम्स की बात करेंगे तो सेम्स में क्या होगा, नीचे से व्यक्ति एक कोई व्यक्ति है वहाँ पर, वो परचेस करेगा। शेल्बी हॉस्पिटल में जो चीफ फार्मासिस्ट है वो, या उसका जो कॉर्पोरेशन है वो ऑर्डर प्लेस करेगा। फ्रॉम लोकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ द हॉस्पिटल, यदि हॉस्पिटल में लोकल मैन्युफैक्चरिंग है तो वहाँ से बुला लेंगे। ये रिसिप्ट सिस्टम, ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, तो सबसे पहले आपने रिसिप्ट करेगा। फॉर द परचेस ऑफ और रिसिप्ट ऑफ मेडिकामेंट द रिक्वायरमेंट इज नोटेड in the prescribed form in which the complete data regarding description, specification, packaging, price and quality needed is given। अब क्या होगा, जब आप किसी से दवाई बुलाते हैं, जब दवाई आप बुलाते हैं तो उसमें क्या होता है, एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट पूरा रहेगा, उसमें आपको कंप्लीट डाटा देना पड़ेगा कि आप क्या बुलाना चाहते हैं, उसका पैक साइज क्या है, कितनी दवाइयाँ बुलाना चाहती है, उसकी प्राइस आपका क्या डिपार्टमेंट क्या चाहता है, उसकी क्वालिटी, स्पेसिफिकेशन, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, ये सब आप लिख के देंगे। 3 copies of requirements are prepared, out of which 1 copy is sent to the supplier, second of the account office and the third is written by the pharmacy। 3 कॉपी हो गई, एक आपने किसको भेज दी, सप्लायर्स को, जिससे माल मंगा रहे हैं उसको दे दी, दूसरी आपने अकाउंट में दे दी। अकाउंट में क्यों दी, क्योंकि जब वो माल आएगा तो उसके साथ एक बिल लग के आएगा, उस बिल को टेली करके आप कहाँ भेजोगे, अकाउंट में। पैसा तो अकाउंट ही देगा ना, फार्मेसी डिपार्टमेंट थोड़ी देगा, तो इसलिए एक वहाँ पर और एक फार्मेसी में रिकॉर्ड के लिए। After receiving the supply, each and every item is entered separately in the receipt registered, which is properly maintained and counter registered by the superior officers। अब क्या होगा, काउंटर साइन कराना है आपको, रजिस्टर आया, आप जैसे माल बुला के आप उसको रोकेंगे, रोक के एक एक चीज़ चेक करेंगे, उन सारी चीज़ों को चेक करने के बाद आप एक रजिस्टर्ड में इंटर करेंगे। एक रजिस्टर आपके पास रहेगा, उसमें आप इंटर करेंगे, उसके बाद जो आपका सुपरवाइजर है उससे साइन कराई जाएगी, या चीफ फार्मासिस्ट से साइन करा जाएगी कि सर ये माल आया, मैंने चेक कर लिया है। द मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर गिव्स रेडी रेफरेंस फॉर द सोर्स ऑफ सप्लाई, कॉस्ट ऑफ ड्रग, क्वालिटी इन हैंड। अब ये रजिस्टर आपके कितने काम का है, इसमें आपको कोई समस्या नहीं। यदि आप आगे काम करते हैं तो सीधी बात है कि आपका रेफरेंस रजिस्टर हो गया, इसमें आपको पता है कि किस व्यक्ति ने कौन सी दवाई सप्लाई करी। सपोज करो कोई सी दवाई में मिस्टेक आ जाती है, सस्पेंशन है और उसमें फेस सेपरेशन हो गया। अब फेस सेपरेशन हो गया तो आप बिल ढूंढते रहो,
और आप यदि प्रॉपरली आप कुछ नहीं पता करा तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक दवाई को 3, 4, 5, 7 तरह के सप्लायर सप्लाई करते हैं, तो आपको पता नहीं रहेगा किससे सप्लाई कराई। तो आपके पास रजिस्टर है, आप रजिस्टर में देखेंगे ये वाली मेडिसिन अच्छा हमने इनसे बुलाई थी तो इनका बिल निकालो और इनको बोलो साहब ये चीज़ खराब है हम वापस कर रहे हैं, तो आपका रेफरेंस का काम करता है। कॉस्ट पता चल जाएगी, यदि आप गए आपने रखा कितने में पड़ा, आपने एक डिटेल डाटा इकट्ठा कर लिया कि मुझे इतने में आया। सपोज करो आपने पैरासीटामोल की 1000 बॉटल बुलाई, अब 1000 बॉटल में से एक ऐसा समय आ गया कि आपकी 900 बॉटल बिक गई, अब 100 बॉटल बची है। अब इस 100 बॉटल में आपको ऑर्डर प्लेस करना। अब इस ऑर्डर प्लेस करने के समय कोई दूसरी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव आ गया और वो बोल रहा पैरासीटामोल मैं आपको इस रेट में दूंगा, तो फिर आप टेली करेंगे कि भाई जो मेरे पास आ रहा है वो किस रेट में आ रहा है, क्योंकि कॉस्ट भी आपको पेशेंट के लिए देखना है ना। तो फिर आप क्या करेंगे, रजिस्टर उठाएंगे, उसमें देंगे अच्छा इसने ज़्यादा में दी तो आप बोलेंगे अच्छा आप बेच दो, या फिर उसका रेट सही है तो आप सामने वाले को बोलोगे कि मुझे तो सस्ती आ रही है मैं आपसे क्यों लूँ। तो इसलिए आपका कॉस्ट में रहेगा। और क्वालिटी ऑफ ड्रग की क्या है, पैकेजिंग आप देख लेंगे, ये सब चीज़ें आप उस रजिस्टर से, रेफरेंस रजिस्टर से देख सकते हैं। ठीक है, ये आपके इस काम का है। फिर इशू सिस्टम आपने रिसीव कर लिया, रिसीव के बाद आपने एक रेफरेंस रजिस्टर बना लिया। अब आपके पास आती है बात इशू सिस्टम की, आप इशू कैसे करेंगे। नो मेडिकामेंट शुड बी इशूड विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन रिटन बाय ए कॉम्पिटेंट मेडिकल ऑफिसर। कोई भी मेडिकल या कोई भी दवाई विदाउट मेडिकल ऑफिसर है, कॉम्पिटेंट पर्सन जो है जिसको अथॉरिटी है वो लिखने के, उसके अप्रूवल के बिना आप इशू नहीं करेंगे। आफ्टर द इशू हैज़ बीन मेड द क्वांटिटी सप्लाइड मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द इशू रजिस्टर। जैसे ही आपने इशू किया तो क्या हो गया, आपको एक इशू रजिस्टर बनाना पड़ेगा। उस इशू रजिस्टर में लिखेंगे कि ये दवाई मैंने फ्लोर स्टॉक पे भेजी है, या मैंने इस पेशेंट को दी है, या मैंने इस नर्स को दी है, या वार्ड बॉय को दी है, तो किसके प्रिस्क्रिप्शन पे दी है उसका प्रिस्क्रिप्शन का आप डिटेल लिखेंगे। अ प्रॉपर अकाउंट मस्ट बी मेंटेन रिगार्डिंग द क्वांटिटी रिसीव्ड एंड द क्वांटिटी इशू। अब रिसीव इशू को तो पता ही करना ही पड़ेगा ना, अगला ऑर्डर कैसे लगाओगे। द डिफरेंस गिव द बैलेंस क्वालिटी इन हैंड विच शुड बी फिजिकली वेरीफाइड फॉर द प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर एंड स्टॉक्स। अब आपने रिसीव करी वो क्वांटिटी लिख ली, इशू क्वांटिटी कर ली, बची हुई है वो क्वांटिटी कर ली, इसको आप फिजिकली भी चेक करें। कभी कभी क्या ह्यूमन एरर हो सकती है कि आपने कभी कोई एंट्री लिखी नहीं हो, आपका रजिस्टर शो कर रहा ज़्यादा है हमारे पास, सपोज करो हमारे पास 50 स्ट्रिप किसी मेडिसिन की आई, उसमें से हमने 20 स्ट्रिप एक बार इशू करी, 5 एक बार करी, 7 बार एक बार करी, लेकिन 7 वाली हम लिखना भूल गए। तो हमने क्या बोला, हमारे पास तो 25 इशू है और 25 बची है, पर एक्चुअल में यदि हम देखेंगे तो हमारे पास कितनी बची है, हमने 32 इशू कर दी है और हमारे पास 18 ही बची है। तो ये हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट रिकवरी एंड सर्विस चार्ज। कॉस्ट रिकवरी और सर्विस चार्ज में आप किस तरह से देख सकते हैं। द प्राइस ऑफ द चार्ज फॉर फिलिंग द प्रिस्क्रिप्शन शुड बी रिजनेबल, fair to the patient as well as to the pharmacist. The price should be include the cost of ingredient, containers, time required and responsible margin of profit. अब आपको ऐसा नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट रखनी पड़ रही है। यहाँ पर आपकी बात आ रही है डिस्पेंसिंग की। यदि आप हॉस्पिटल में डिस्पेंस कर रहे हैं, जनरली क्या होता है, जो मेडिसिन हमने बाहर से बुलाई है उस पर तो रेट फिक्स है, जो आया है वो हमको देना है। लेकिन जो मेडिसिन हमने हमारे यहाँ बनाई है, हमारे यहाँ बनाई है, तो हम क्या पैसे लेंगे उससे, जो इंग्रेडिएंट उसमें यूज़ हुआ, कंटेनर का जो प्राइस है जिस कंटेनर में हम रख के दे रहे हैं, आपका टाइम कितना लगा और आपका जो मार्जिन है वो प्रॉफिट, उसको ध्यान में रखते हुए आपको कॉस्ट उसकी डिसाइड करना पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपका टोटल 10 रुपये में एक बना है और आप उसको बेच रहे हो 100 रुपये में, ऐसा नहीं होता। तो आपको इसका एक रिजनेबल रेट सेट करना पड़ेगा। प्री पैकेजिंग ऑफ ड्रग इन हॉस्पिटल फार्मेसी। अब प्री पैकेजिंग ऑफ ड्रग इन हॉस्पिटल फार्मेसी कैसे करेंगे। In hospital pharmacy, the concept of pre-packaging is utilized in both the large and small hospital to fulfill the demand of the pharmaceutical service. In the small hospital, pharmacists may pre-pack only those items which are considered will require more time if filled when called for the time of dispensing. अभी आपने देखा होगा किसी, यहाँ हॉस्पिटल की बात नहीं करते, कुछ किसी मेडिकल पे आप जाना, उस मेडिकल पे जाके आप देखते हैं कि एक उसके पास काउंटर पे कुछ दवाइयाँ कटी हुई रखी रहती है, जो ज़्यादा चलने वाली दवाई देते हैं। हमारी रफ लैंग्वेज में हम जो बोलते हैं ना कि ये ज़्यादा चलने वाली दवाई है, इसलिए मैंने पहले ही काट के रखी क्योंकि समय बच जाएगा। इसीलिए
प्री पैकिंग, आपने प्री पैकिंग करके रखी है कि ये तो जनरली चलती है हमारी, ये तो डॉक्टर लिखता है, वो वाली आपने पहले से पैक करके रखी है। इस तरह से आप हॉस्पिटल्स में पैक करके रख सकते हैं। इन लार्ज हॉस्पिटल इट इज इकोनॉमिकल टू प्री पैक ऑल वार्ड स्टॉक आइटम्स एज वेल एज द ऑफन प्रिस्क्राइब टेबलेट कैप्सूल सिरप्स ऑइंटमेंट एंड क्रीम्स यूज फॉर बोथ इन पेशेंट वेल एज वेल। वही बात हो गई कि हमने किस तरह से उसको पैक करके रखा है, पहले से ही पैक करके रख लिया है। फैक्टर डिटरमाइनिंग पैक साइज, क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं पैक साइज के लिए? देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द पैक साइज ऑफ द प्रोडक्ट, इट डिपेंड्स ऑन द लोकल सिचुएशन एंड डिमांड ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट। कोई ऐसा रूल नहीं है, लेकिन सिचुएशन और डिमांड कितना लगता है उस हिसाब से पैक साइज रहेगा। अभी आप देखो, आप देखेंगे कि एक सबसे कॉमन चीज मैं बताता हूँ, विक्स और आयोडेक्स सब लोग लेते हैं। विक्स और आयोडेक्स में 10 रुपए से लेके 150 रुपए तक की रेंज आती है। अलग अलग पैक साइज है, जिसको जितना चाहिए, ठीक है। डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, दैट इज आपके पास डिमांड कितनी है। वेदर द प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड डेली, यदि प्रोडक्ट डेली चाहिए, ओकेशनल चाहिए, सीजनल चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एनाल्जेसिक एंटासिड थ्रू आउट द एयर वेयर एंटी मलेरिया रिक्वायर्ड सीजनली। अब आपके पास क्या है, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट की बात वहीं आ गई। एंटासिड हमेशा चाहिए, दर्द की गोली हमेशा चाहिए, इन्फेक्शन लग्जेटिव कॉन्स्टिपेशन के लिए जो पेशेंट है उनके लिए चाहिए, एंटीबायोटिक हमेशा चाहिए। लेकिन मलेरिया की दवाई हमेशा चाहिए क्या? नहीं, ये सीजनल है, तो आपको उस हिसाब से चीज़ें मेंटेन करना पड़ेगी। हाउ मेनी यूनिट्स आर टू बी पैक्ड एंड टोटल नंबर ऑफ पैकेज टू बी प्रिपेयर्ड, कितनी यूनिट पैक करिए, कितनी यूनिट के साथ आपने कितने पैकेट बना रखे। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ रोज के 50 पैकेट बिकते हैं और हमने 5000 पैकेट बना के रख लिए। आपको वो चीज़ कैलकुलेशन करना पड़ेगा। व्हाट टाइप्स ऑफ कंटेनर टू बी यूज सो एज टू मेंटेन थेरापेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द प्रिपरेशन, ठीक है। आपको कोई ऐसी दवाई है जो आपको मेंटेन करके रखना है, सपोज करो मॉइस्चर से बचाना है, तो एयर टाइट कंटेनर में रखना पड़ेगी ना। आपने खुले में ही रख दी या पॉलीथीन में पैक कर दी तो क्या होगा, वो खराब हो जाएगी। वेदर द प्रोडक्ट इज पैक्ड बाय हैंड और मशीन, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट आप हाथ से पैक करेंगे या मशीन से। यहाँ पर केवल मेडिकल स्टोर से मत चलना, यहाँ पर हम फार्मेसी की बात करें तो फार्मेसी में हमारे पास सब चीज़ें होती है, फॉर्मुलेशन, पैकेजिंग की सारी व्यवस्था है ना। वेदर इट रिक्वायर्स स्पेशल लेबलिंग कंडीशन, अब नार्कोटिक्स में स्पेशल लेबलिंग कंडीशन चाहिए ना, एक्सटर्नल यूज वाली जो जितनी भी चीज़ें उसमें स्पेशल लेबल चाहिए। व्हाट आर द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, अब आपको स्टेबिलिटी देखना है तो आपको ये भी देखना होगा कि इसको फ्रिज में रखना है कि कहाँ रखना है, तो ये भी पता होना चाहिए। विल द पैकेजिंग भी इकोनॉमिकल और नॉट, एंड व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पैकेज प्रोडक्ट, अब ये इकोनॉमिकल है कि नहीं और आपने जो पैक किया है इसकी कॉस्ट कितनी है, ये आपको सब चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए। ये आपका टोटल होता है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और किस किस चीज पे ये डिपेंड करता है। यदि पूछा जाए तो आप इतना लिख सकते हो, डायरेक्ट ऐसा पूछा जाए। यदि आपको टॉपिक दिया जाए कि आउट पेशेंट सर्विस पे लिखे, तो आउट पेशेंट सर्विस हम बात कर लेते हैं, आउट पेशेंट सर्विस और इन पेशेंट सर्विस। आउट पेशेंट सर्विस क्या होता है? आउट पेशेंट रिफर्स टू द पेशेंट नॉट ऑक्यूपाइंग बेड्स इन द हॉस्पिटल और इन क्लिनिक। सीधी सीधी बात है कि जो व्यक्ति हॉस्पिटल में बेड्स नहीं लेता है या क्लिनिक्स में बेड्स नहीं लेता, वो क्या हो गया आपका आउट पेशेंट। हेल्थी सेंटर्स एंड अदर प्लेस वेयर आउट पेशेंट यूजुअली गो फॉर हेल्थ केयर, इन शॉर्ट फॉर्म ऑफ द आउट पेशेंट डिपार्टमेंट इज नोन एज ओपीडी। अरे जब हम क्लिनिक पे जाते हैं और जनरल चेकअप करा के आते हैं, या सर्दी खांसी जुकाम का करा के आते हैं, या ब्लड प्रेशर चेक करा के आते हैं, और जहां पर हम एडमिट नहीं होते हैं उस जगह को हम बोलते हैं ओपीडी, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। द पेशेंट विद माइनर एंड कॉमन इलनेस गो टू द ओपीडी फॉर कंसल्टेशन टू द फिजिशियन। वही बात हो गई कि जो माइनर इलनेस वगैरह कुछ है तो ही हम वहाँ जाएंगे फिजिशियंस के पास। आफ्टर एग्जामिन द पेशेंट, इफ द फिजिशियन फील दैट रिवर्स इज नॉट नीडेड टू एडमिटिंग द पेशेंट टू द हॉस्पिटल वार्ड्स, he prescribes the medicines and the patient is required to get the prescribed medicines from the hospital pharmacy and take home these medicine, जो जनरली आप लोग अभी करते हैं। सर्दी खांसी जुकाम बुखार हुआ, किसी को डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला नहीं नहीं ठीक है, इसको ये दवाई दे दो, 3 दिन बाद दिखा देना, आपको हॉस्पिटल में एडमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप जाएंगे मेडिकल पे जाएंगे और दवाई ले लेंगे। ये आपकी आउट पेशेंट सर्विस हो गई। द प्रिस्क्रिप्शन रिटन बाय द फिजिशियन इज बाउट टू द फार्मासिस्ट फॉर कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग। अब जैसे ही आपको लिखा है प्रिस्क्रिप्शन, आपने किसको दिया? फार्मासिस्ट को। फार्मासिस्ट ने प्रिस्क्रिप्शन लिया, अब वो क्या करेगा? कंपाउंडिंग करेगा और डिस्पेंसिंग करेगा। अब कंपाउंडिंग कब करेगा? आफ्टर केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन।
ध्यान से उसे देखना है। द फार्मासिस्ट कैरीज आउट द कंपाउंडिंग, जब उसको समझ में आ गया तब वो कंपाउंडिंग करेगा। द कंपाउंडेड मेडिकामेंट्स आर फील्ड इनटू सुटेबल कंटेनर विच आर लेबल्ड प्रॉपरली। एक सुटेबल कंटेनर में रखेंगे, जैसे कि अभी कोई ऐसा लिक्विड है हमारा जो प्लास्टिक की बोतल में खराब हो जाता है या हीट सेंसिटिव, लाइट सेंसिटिव है, फोटोसिंथेसिस वो रिएक्शन हो जाती है, तो आप उसमें किस में रखोगे? अंबर कलर की ग्लास बॉटल में, उसमें रखेंगे। द फार्मासिस्ट आल्सो कैलकुलेट द प्राइस ऑफ द फील्ड प्रिस्क्रिप्शन विच आर हैंडेड ओवर टू द पेशेंट। अब आपको क्या करना है, जब फार्मासिस्ट ये सब चीज हो गई तो क्या करेगा? कैलकुलेशन करेगा, भाई कितना पैसा, वो पैसा लेना है ना, तो उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करेगा टोटल और फिर बताएगा। हमने बात कर ली पहले कि कॉस्ट किस तरह से कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट करके पेशेंट उसको देगा, पैसे लेगा। हॉस्पिटल जनरली ब्रेक डाउन देयर आउट पेशेंट लोड इनटू 3 कैटेगरी। क्या क्या? इमरजेंसी, रेफरल, प्राइमरी एंड एम्बुलेटरी। ये 4 तरह की कैटेगरी में इसको डिवाइड करा है। इसको 4 करो, 4 कैटेगरी में डिवाइड करा है। क्या है? आपका जो आउट पेशेंट है वो 4 तरह का हो गया, या तो वो इमरजेंसी पेशेंट हो गया, रेफरल या टर्शरी केयर हो गई, प्राइमरी केयर या एम्बुलेटरी पेशेंट। अब इमरजेंसी आउट पेशेंट, इमरजेंसी आउट पेशेंट क्या हो गया? किसको बोलेंगे हम इमरजेंसी आउट पेशेंट? अ पर्सन गिव इमरजेंसी और एक्सीडेंटल केयर ऑफ कंडीशन विच रिक्वायर्ड इमीडिएट मेडिकल अटेंशन। सपोज करो कोई एक्सीडेंट वाला पेशेंट आया या हार्ट अटैक वाला पेशेंट आया, तो ये क्या हुआ? आपका इमरजेंसी पेशेंट हो गया। तुरंत हम ऐसा थोड़ी बोलते कि लाइन में लग, जो मुन्ना भाई MBBS में होता है कि फॉर्म भरूं, नहीं, आप इनको फटाफट देखेंगे और इमरजेंसी पेशेंट को इमरजेंसी वार्ड में लेंगे। रिफर्ड आउट पेशेंट, रेफर्ड आउट पेशेंट क्या होगा? ही रिफर्ड डायरेक्टली टू आउट पेशेंट डिपार्टमेंट बाय हिज अटेंडिंग मेडिकल डेंटल प्रैक्टिशनर फॉर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अदर देन एन इमरजेंसी ट्रीटमेंट। अब क्या हो गया? अब आप गए OPD में, यदि MY हॉस्पिटल में गए हो या सिम्स में ही गए हो, तो आपने एक वो बनाया 5 रुपए की रिसिप्ट या 10 रुपए की रिसिप्ट, मुझे मालूम नहीं कितने की बनती है, वो रिसिप्ट बना के आप अंदर गए, अंदर जाके OPD में पहुंचे, OPD में आपने दिखाया। अब OPD में दिखाने के बाद क्या हो गया? आपको फिजिशियन के इधर जाना है, या आप डेंटल पेन के लिए गए या डेंटल फिलिंग के लिए गए, तो आपको उस डिपार्टमेंट में भेज दिया जाएगा। अब क्या हुआ? आपको OPD ने रिफर्ड करा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इमरजेंसी पेशेंट है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम प्राइमरी केयर की। प्राइमरी केयर क्या होता है? प्राइमरी केयर इज मेजॉरिटी केयर। मेजॉरिटी केयर है कैसे? इट डिस्क्राइब अ रेंज ऑफ सर्विस एडिक्वेटली फ्रॉम मीटिंग द ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ डेली पर्सन हेल्थ नीड्स। द मेजॉरिटी इंक्लूड द नीड ऑफ प्रिवेंशन, हेल्थ मेंटेनेंस एंड फॉर इवोल्यूशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द वेरियस सिम्टम्स, प्रॉब्लम एंड chronic aspects of disease, chronic aspects of disease। अब क्या हो गया? ये जो डेली नीडेड की चीजें, हेल्थ पर्सन हम बार बार जहाँ जाते हैं उसके चीजों की ये बात करेंगे इसमें हम, ठीक है। द पर्सन हेल्थ नीड, द मेजॉरिटी इंक्लूड द प्रिवेंशन, हेल्थ मेंटेनेंस, ये सारी चीजें हम यहाँ पर बात करेंगे। अब आपके पास आता है आपका एम्बुलेटरी पेशेंट। एम्बुलेटरी पेशेंट कौन हो गया भैया? कैसे बताएंगे? एन एम्बुलेटरी पेशेंट इज एबल टू walk, and since outpatient receives primary health care and walk off, they are wrongly called ambulatory patient. However, majority of outpatient are ambulatory patient. हम क्या सोचते हैं कि जो चल नहीं पाता है वो एम्बुलेटरी पेशेंट है, ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो एम्बुलेटरी पेशेंट आपके पास होते हैं। लोकेशन एंड लेआउट ऑफ पेशेंट डिस्पेंसिंग, आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग। लोकेशन एंड लेआउट ऑफ आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग। आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग का लोकेशन और लेआउट किस तरह से होना चाहिए? देयर इज अ नो सेट रूल रिगार्डिंग टू द लोकेशन ऑफ आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग एरिया। कोई रूल नहीं है, आपको आपके एरिया की सुटेबिलिटी के हिसाब से, आपका हॉस्पिटल का फेसिंग क्या है उसके हिसाब से आपको ये सब देखना पड़ेगा। प्रिफरेबली इट शुड बी लोकेटेड ऑन द ग्राउंड फ्लोर। आपने देखा होगा जनरली जितने भी हॉस्पिटल है वहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पे यह रहता है। ऑफ द बिल्डिंग एंड नियर टू द एंट्रेंस ऑफ द बिल्डिंग फॉर इजी एक्सेस बाय द पेशेंट। सबसे ज़्यादा ये होता है जहाँ पे एंट्रेंस होता है वहाँ पे। इसके 2 रीज़न होते हैं, एक तो पेशेंट को सबसे पहले दिख जाए, और आउट पेशेंट डिपार्टमेंट हर हॉस्पिटल में इस तरह का होता है कि पेशेंट जाए, दिखाए और यहीं से बाहर निकल जाए। हॉस्पिटल में एंट्री की ज़रूरत ही नहीं है। भीड़ क्यों बढ़ाएं? जब भीड़ नहीं बढ़ाएं तो क्या है, बाहर से यहीं से स्टार्टिंग से ही निकल जाए, इसलिए एक रहता है। दूसरे डॉक्टर दूसरे हॉस्पिटल के भी प्रिस्क्रिप्शन इस फार्मेसी में आ जाए।
It should be close to the central registration and outpatient department so that the patient do not find any difficulty in its location. अब क्या होता है, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन जहाँ होता है, जहाँ पर आप एंट्री कराएंगे दिखाने के लिए आपका रजिस्ट्रेशन, जो हम बोलते हैं कि रिसेप्शन फार्मेसी और ओपीडी, ये लगभग सब पास में होना चाहिए। क्या होता है, जिससे आउट पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब रजिस्ट्रेशन कराया, उसको बताया, बोले वहाँ डॉक्टर को दिखा लो, उसने डॉक्टर को दिखाया, प्रिस्क्रिप्शन मिला, प्रिस्क्रिप्शन ले लिया। द आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग एरिया शुड बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट सो दैट इफ लॉन्ग टाइम इज नीडेड फॉर फिलिंग द प्रिस्क्रिप्शन द पेशेंट कैन वेट टिल द प्रिस्क्रिप्शन इज फिल्ड। अब यहाँ पर दो चीजें होती हैं। जनरली जब डिस्पेंसिंग की बात करती है, कंपाउंडिंग की बात करते हैं, तो जब होगा आपके पास ऐसी फार्मेसी है जहाँ पर डॉक्टर ने कुछ लिखा और आपको बना के देना है, टाइम लगेगा। जब बना के हम कोई दवाई दे रहे हैं किसी पेशेंट को, तो टाइम लग रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पेशेंट को बैठने की प्रॉपर व्यवस्था करें, उसके लिए एक जगह व्यवस्थित होना चाहिए। इसी तरह यदि कोई मेडिसिन हम, चलो आजकल जो हमारा चल रहा है कि जो फार्मा कंपनियां बनाती है वही दवा डॉक्टर लिखता है और देते हैं, उसमें भी कभी कोई मेडिसिन नहीं है, उसको आपने बुलाया है तो 10 से 15 मिनट सकते हैं एक मेडिसिन के लिए, तो आप पेशेंट को बोलेंगे वेट करिए। जब पेशेंट वेट करने वाली सिचुएशन में रहेगा तो क्या होगा, उसके लिए जगह तो होना चाहिए बैठने की। तो हम फ्लो चार्ट की बात करेंगे, तो कुछ इस तरह से फ्लो चार्ट हो सकता है, इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन फ्लो चार्ट ये है। क्या हो गया, सबसे पहले आपके पास रेक फॉर स्टोरिंग ड्रग, आप स्टोर करने के लिए आपने पीछे रेक बना रखी है। फिर यहाँ पे क्या, रेफ्रिजरेटर आपने रख लिया, यहाँ पर डिस्पेंसरी आप सब बनाते हैं, इधर ऑफिस है, यहाँ चीफ फार्मासिस्ट बैठता है, यहाँ पर ये ऑफिस आपके फार्मासिस्ट हैं जो जॉब कर रहे हैं। ये विंडो है जहाँ से दवाई आप प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं, और ये सिटिंग अरेंजमेंट है आपके आउट पेशेंट का। आप ये बिलिंग हो रहा है, ये ग्रीट कर रहे हैं कि यहाँ से पेशेंट आएगा, यहाँ से प्रिस्क्रिप्शन देगा और दवाई आप यहाँ से यदि होगा तो डिस्पेंसिंग हो जाएगी, रेफ्रिजरेटर में से देना रेफ्रिजरेटर में से दे देंगे, रेक में से दे देंगे और यहाँ से देके बिलिंग हो जाएगा। सिटिंग अरेंजमेंट है, तो ये इस तरह का एक अरेंजमेंट हो सकता है। अब बात करेंगे हम किस तरह से फ्लो चार्ट होता है। तो सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन रिटन बाय डॉक्टर, प्रिस्क्रिप्शन रिटन बाय डॉक्टर हुआ तो क्या, प्रिस्क्रिप्शन रिसीव्ड बाय फार्मासिस्ट, यहाँ से फार्मासिस्ट ने रिसीव कर लिया, डॉक्टर ने लिखा, पेशेंट पहुंचा फार्मासिस्ट के पास, अब फिलिंग, अब फिल कर रहा है वो प्रिस्क्रिप्शन को। तो क्या होगा, सबसे पहले सिलेक्शन होगा, अच्छा डॉक्टर ने ये लिखा, आपने सिलेक्ट कर लिया, फिर लेबलिंग करेंगे, बन गया सब कुछ, या जो रेडी यूज है तो उनको उठाया, लेबलिंग करा, सुबह शाम दोपहर में ये आपने लिखा और प्राइसिंग करा, कैलकुलेट कर दिया। अब आपको डिस्पेंसिंग टू पेशेंट, आपने पेशेंट को डिस्पेंस कर दिया। अब यहाँ पर वही स्टेटिस्टिक्स रिपोर्ट जो हमने पीछे बात करी थी, और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, दो चीजें होती है ना, या तो आप कैश काउंटर पे फीस जमा करके आएंगे या यहीं देंगे। यदि कैश काउंटर पे फीस जमा करके आएंगे तो क्या होगा, या तो वो फ्री का पेशेंट है, कैश का है या चार्ज का है, तो किस चार्ज का है ये सब होगा, आप उसको डिस्पेंस कर देंगे, यहाँ से पेशेंट बाहर चले जाएगा। या फिर जो प्रिस्क्रिप्शन आएगा उसके बाद उसको क्या करोगे, आप फाइल करोगे, कैसे करोगे, जो पेशेंट की रेगुलर प्रिस्क्रिप्शन फाइल है उसमें करोगे, या फिर जो नार्कोटिक, यदि उसमें कोई नार्कोटिक मेडिसिन है तो ड्रग जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है उसको इसमें फाइल करेंगे, और उसके बाद पेशेंट को हम छोड़ देंगे कि भाई आप चले जाओ। तो ये इस तरह से हमारा टोटल आउट पेशेंट सर्विस हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे इन पेशेंट सर्विस की, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा रहेगा इन पेशेंट सर्विस, हम क्या क्या पेशेंट को देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इन पेशेंट सर्विस या इन पेशेंट में ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हॉस्पिटल का हो गया, इन पेशेंट सर्विस क्या क्या देते हैं। इन पेशेंट में यदि क्वेश्चन आता है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, तो वो भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इन पेशेंट सर्विस की। यदि आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई वीडियो बनवाना है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी मदद कर सकूँ। थैंक यू विजय।